वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए, कल जो न्यूज़ एनालिसिस होना था वो नहीं हो पाया कुछ इमरजेंसी की वजह से। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जो कल वैसे भी 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, आपको पता है। तो उस दिन ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आया था, लेकिन गांधी जी के बेस्ड जो हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं उसको 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो उस पर एक आर्टिकल था एडिटोरियल पे भी और एक्सप्लेनेशन पेज पे भी। तो एक्सप्लेनेशन पेज का हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्ट एंड फिगर है, ठीक है, जो कि हमारे प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कुछ आर्टिकल्स मैंने आज कवर किए, कुछ आर्टिकल्स जो हैं, एक दो आर्टिकल, ज़्यादा आर्टिकल नहीं आए हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन वाला मैंने कवर किया आज, और एक नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया हुआ था पेंडेमिक के ऊपर, उसको मैंने कवर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक दो आर्टिकल मैंने जो कल आए थे इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले को आज कवर किया, और जो एक दो और बचे हैं उसको मैं कल कर दूंगी। एक ही दिन हम ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि आज का भी हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला आर्टिकल जो है, अभी सेबी ने जो है चेंजेस करे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं सेबी क्या है, ठीक है, क्योंकि सेबी से पहले आपको सेबी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सेबी क्या करता है ना, हमारे जो इंडिया के अंदर जो शेयर मार्केट्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें जो आप एंटिटीज़ इन्वॉल्व होते हो, जैसे बाहर का कोई कंपनी आके इन्वॉल्व हो रही है, या आप खुद जो है रजिस्टर कर रहे हो, तो कोई कंपनी है वो अपनी इक्विटी को मार्केट में लिस्ट आउट कर रही है, आईपीओ में वो शामिल कर रही है। ठीक है, तो उस चीज़ की परख जो है, उस चीज़ पे जो नज़र है, वो कौन रखता है, वो सेबी रखता है। इसलिए इसे गार्जियन ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट बोला जाता है। ठीक है, प्री के हिसाब से सेबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे पहले बना था 1988 में, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और 1992 में इसको एज अ जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का जो है दर्जा दिया गया था 1992 सेबी एक्ट के तहत। ठीक है, और इसकी बात अगर हम बात करें तो हेड क्वार्टर इसका बॉम्बे है, लेकिन रीजनल क्वार्टर्स भी हैं, जैसे चेन्नई में है, अहमदाबाद में, कोलकाता में है। और अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, तो इसमें टोटल वन चेयरपर्सन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, एक आरबीआई का मेंबर होता है, दो फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं, और 5 गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, देखिए इनका काम क्या होता है कि फैसिलिटेट कैपिटल रेजिंग। ठीक है, और जैसे 3 तरीके से काम करते हैं, इशूअर का काम करते हैं, इन्वेस्टर का काम करते हैं, और इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। इशूअर में क्या करते हैं, ये कैपिटल रेजिंग का काम करते हैं कि किस एंटिटीज़ में, किस आईपीओ में सबसे ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है, किस में कितना मिलना चाहिए, किस कंपनी को आगे रखा जाए, तो ये सारे इशूअर का काम जो है सेबी करता है। इन्वेस्टर के फोकस में या इन्वेस्टर की नज़र से ये इंश्योर और सेफ्टी रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी आईपीओ किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भैया वो कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, वो कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं चल रही है अपनी आईपीओ के मामले में। तो इस चीज़ की जो अश्योरिटी है कंज्यूमर को या कस्टमर को कौन देता है, सेबी देती है। ठीक है, और इंटरमीडिएटरी का काम करती है ताकि प्रमोट करे कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पावर एंड फंक्शंस की बात करें, तो ये मार्केट रेगुलेट करता है, मार्केट डेवलपमेंट करता है। मार्केट रेगुलेट में जैसे रूल सेट करना, उसके इंश्योर करना कंप्लाइंसेस को, मार्केट डेवलपमेंट में उसके इलेक्ट्रिक जो ट्रेडिंग है उसे एक्सपैंड करना, इन्वेस्टर्स के लिए जैसे एजुकेट करना, उन्हें अवेयर करना। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शंस में ड्राफ्ट, इंक्वायरी, पीनलाइज करना अगर कोई कंपनी जो है वॉयलेट करती है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, ऑपरेशन पावर्स यानी उसको मैनेज, स्कीम, ओवरसीज फंड्स वगैरह करने का काम भी जो है सेबी ही करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो सेबी क्या करती है कि शेयर मार्केट्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी हो गया। जैसे देखिए, ज़्यादा हमें कमर्शियली हमें जो है बहुत ज़्यादा टर्म्स में नहीं जाना, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी की प्री में सेबी का या शेयर मार्केट्स का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन सेबी एज अ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सेबी क्या करती है, मार्केट्स में लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए क्या करती है, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रिलीज करती है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। स्कोर्स पोर्टल, यानी सेबी क्या करता है कि स्कोर पोर्टल बताती है कि किस कंपनी का क्या क्या रिकॉर्ड रहा है, सारी ट्रैकिंग अवेलेबिलिटी कराती है। इसके अलावा लोगों को जो है इन्वेस्टर यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो है ये नॉलेज गैदर करवाती है। ठीक है, और चैलेंजेस हैं यहाँ पे कुछ जो है कि जैसे रेगुलेशन चैलेंजेस है, बैलेंसिंग नहीं है इनमें, इन्फोर्समेंट में थोड़ा बहुत बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है, कंसल्टेशन में जो है फियर रहता है लॉस का, मार्केट का, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, वीक डिस्क्लोजर, चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है इश्यूज़ हैं, और तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे रेगुलेशंस, स्टाफ और रेगुलेटर, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के
के लिए भी सजेशंस दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको इससे एक मोटा मोटा पता चल गया होगा कि सेबी एक्चुअल में करता क्या है। जो हमारे मार्केट्स होते हैं, जो कैपिटल मार्केट हैं, जहाँ निफ्टी है ना, बेस निफ्टी, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे शेयर मार्केट्स, उसमें मेनली रेगुलेटर का काम करता है आपका, या गार्जियन का काम करता है कैपिटल मार्केट में सेबी। तो अब न्यूज़ क्या है, चलते हैं एक बार न्यूज़ पे। देखिए न्यूज़ क्या है, आपको पता है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है ना, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की बात है, अभी कुछ 1 महीने की पहले की बात है, हमने डिस्कस किया था आर्टिकल कि जो सेबी की चेयरपर्सन थी, फॉर्मर चेयरपर्सन मिस्टर माधवी बुच है ना, उनके ऊपर जो है एलिगेशंस या उनके ऊपर केस फाइल किया गया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो है सेबी का जो पोस्ट है, यानी क्योंकि वहाँ की चेयरपर्सन थी, इन्होंने जो है इस पोस्ट का मिसयूज़ किया है शेयर मार्केट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो अडानी ग्रुप के मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स, जिसमें हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था कि अडानी के ग्रुप बहुत ज़्यादा, जो शेयर मार्केट्स के ग्रुप हैं, जो कंपनीज़ हैं, शेल कंपनीज़ हैं, वो फेक हैं। ऊपर से कुछ अडानी के शेयर्स में जो है सेबी की चेयरपर्सन ने खुद जो है इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये एलिगेशंस यहाँ पे लगाया हुआ है, इनके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे सेबी पे कुछ ज़्यादा बर्डन पड़ गया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी यहाँ पे ऑल्दो सेबी ने जो है अनाउंसमेंट किया है कि भैया अभी रिसेंट, ये तो न्यूज़ में था, ठीक है, अभी जो मैंने माधवी का बताया, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ डेटा ये आ रहे थे कि पिछले 1-2 साल के अंदर में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर जिसमें इन्वेस्ट कर रहे थे ना, उन्हें रिटर्न में बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट बताई गई है सेबी के द्वारा कि, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना, यहाँ नियरली 1.13 करोड़ इंडिविजुअल ने लॉस किया है 1.81 करोड़ ट्रेडिंग में, स्पेशली जो फ्यूचर एंड अपोजिशन सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखिए ये अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जो शेयर मार्केट्स में होती हैं, उसमें से वन ऑफ द शेयर है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। इसमें क्या होता है, हाई रिस्क होता है, मतलब आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, यानी जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, उतना ही प्रॉफिट होने का भी चांस रहता है। लेकिन हाई रिस्क का फिर एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है ना कि हाई रिस्क है तो फिर लॉस होने का भी चांस ज़्यादा ही रहता है। तो वो चीज़ है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। ठीक है, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, जो अभी पिछले 1-2 साल में कस्टमर्स जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, वो इस फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ही किया है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस बियर करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 23-24 ने भी ये बात बोली थी कि भैया यहाँ पे जो है इन्हें कर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी जुलाई का जो बजट आया था, फुल बजट जो आया था, उसमें भी जो है सिक्योरिटीज़ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को भी बढ़ाया है। ठीक है, तो अब ओवरऑल सेबी ने भी जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। क्या क्या हैं इसमें, ऑल्दो 6 मेजर्स किए हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जहाँ पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग इन्वेस्ट करते थे, वो 5 से 10 लाख के अंडर में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसकी रेंज एक तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, सेबी ने बढ़ा दिया, इसको बोल दिया 15 लाख तक आपको जो है प्रीमियम यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इससे एक तो ये फ़ायदा है कि लोगों का जो पैसा है वो प्रीमियम बढ़ा दिया है, यानी जो आपका जो सेलर होगा उसको बेनिफिट होगा, ऊपर से जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसके पास प्रीमियम ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रीमियम उनको होगा, तो लोगों को जो है डीमोटिवेट किया जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या है, इसको 5 से 15 लाख के यानी 3 गुना बढ़ाने का एक बहुत मेजर रीज़न यह है कि लोगों को डीमोरलाइज करना फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का तो सीधा सीधा बताया है ना सेबी ने भी कि ये हाई रिस्क है। हाई रिस्क में जितना ज़्यादा प्रॉफिट का भी आपके पास ऑप्शन होता है, उतना ही ज़्यादा लॉस का भी आपके पास ऑप्शन होता है, जो कि चीज़ फेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों को रिड्यूस करना है जो ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है, यानी मार्जिनल सेक्शंस लोगों को इनमें इन्वेस्टमेंट ना करवाना ही जो है यहाँ पे सेबी का मेन मोटिव है। इसके अलावा इन्होंने वीकली इंडेक्स जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन पर रैशनलाइजेशन किया है। इसके अलावा जो टाइम पीरियड थोड़ा टेन्योर ज़्यादा होता था उसको कंट्रोल किया है। उसके अलावा एक्सपायरी का जो है मंथ, यानी जो एक्सपायरी था कि कब से कब तक जो ट्रेडर है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पीरियड को रिड्यूस किया है। ठीक है, यानी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स का काम शुरू करा है, जो ये न्यू चेंजेस 6 मेजर्स लिए हैं। ठीक है, देखिए ये 6 मेजर्स हमारे पास डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है शेयर मार्केट्स में सही रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से कंज्यूमर्स के लिए एक डीमोरलाइज का काम करता है। ऑल्दो जो ये 6 मेजर्स हैं गवर्नमेंट अभी जो है पूरी की तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करने वाली है। 3 तो नवंबर में होगा, 2 फरवरी में, और आने वाले 1 जो है नेक्स्ट अप्रैल तक होगा। ठीक है,
तो ये ओवरऑल न्यूज़ था सेबी का जो है ट्रेडिंग नॉर्म्स को लेकर। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, ये पेंडेमिक के ऊपर ना मैं यहाँ पे आपको पुराने कल की न्यूज़ में लेके चलती हूँ। वहाँ पे भी एक आर्टिकल आया था, ये कल का न्यूज़ है 2 अक्टूबर का, तो उसमें ये आर्टिकल था जिससे रिलेटेड आज भी एक आर्टिकल आया है। देखिए सबसे पहले क्या है कि 4 साल पहले आपको पता है कि कोविड आया था, है ना, तो बहुत ज़्यादा पेंडेमिक का सीवियर सिचुएशन फेस किया पूरे ग्लोबली। तो नीति आयोग ने उस पर क्या होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, एक उस रिपोर्ट के बेसिस पे इन्होंने रिकमेंडेशन किया है फ्रेमवर्क के लिए, ताकि फ्यूचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या पेंडेमिक हो तो हम उसको मैनेज कर सके। तो उसका नाम दिया है उस रिपोर्ट का द पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, PPER फ्रेमवर्क बोला है। ये एक न्यू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम करेगा। इसमें मेनली क्या है कि मेजर करना है स्विफ्ट और इफेक्टिव रिस्पॉन्स विद इन द फर्स्ट 100 डेज और द आउटब्रेक, यानी इन फ्यूचर जैसे अभी आपको पता है एमपॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि WHO के अकॉर्डिंग कि ये शायद वापस पेंडेमिक, दूसरा पेंडेमिक ना घोषित हो जाए, है ना। तो अगर ऐसा बाय चांस मान लीजिए कि ये पेंडेमिक ही आ गया, तो ऐसा नहीं है ना कि हम फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने यहाँ पे फेमा निकाला है, यानी फेमा तो नहीं कह सकते इसको, हेमा कह सकते हो, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फेमा तो एक अलग एक्ट हो गया जो इकोनॉमी में हम फिजिकल का करते हैं। खैर, तो यहाँ पे 100 दिन के अंदर अंदर में जो भी इफ़ेक्टिव हम रिस्पांस दे सकते हैं कोई भी आउटब्रेक के लिए, तो ये यहाँ पे इसमें डिस्कस किया जा रहा है। और एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा है कि जैसे 19 पैंडेमिक के कोविड-19 में जो हमने जो भी चैलेंजेस फेस किए, ठीक है, तो वो देखिए वो लास्ट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कभी लाइफ में, कभी अर्थ में जब तक इंसान है तब तक पेंडेमिक नहीं होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते। पेंडेमिक किसी भी तरह से आ सकता है, वो इकोलॉजिकल, क्लाइमेट, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ को कर्व करने के लिए ही जो है स्पेसिफिकली इस पे काम किया गया है। और यहाँ पे जो है फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स में कुछ एक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, देखिए अगर आप पूछोगे तो क्या हमारे पास पहले, कोविड से पहले कोई पेंडेमिक के लिए एक्ट था या नहीं था इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो इसका आंसर है था हमारे पास। कौन सा एक्ट था? वो था एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंडर में ना ऐसा पूरी तरीके से कि पेंडेमिक का क्या हो सकता है, क्या डेंजरस है, क्या इन्फेक्शन है, क्या इससे कितना स्प्रेड हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मेंशन नहीं है, क्योंकि ऑल्दो ये बहुत पुराना एक्ट है। और इसके अलावा एनडीए में जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, जो कि इस तरीके से पेंडेमिक पे बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, रेस्क्यू का काम करता है। तो यहाँ पे अभी जो है जो ईडी है इसमें चेंजेस करे गए हैं जो 1897 है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनडीए में है, एनडीए में के अंडर में भी हेल्थ इमरजेंसी जो है अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप एक बार बताइएगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में कौन कौन से इमरजेंसीज आते हैं, और अगर आपको पता है लगाना है कहाँ से लगाना है तो क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी निकालिए। ठीक है, जो इंडिया की एनसीईआरटी है ना, इंडियन ज्योग्राफी का होगा, फिजिकल इंडिया का, उस पर लास्ट पेज पे देखना डिजास्टर के बारे में बता रखा होगा, और डिजास्टर में लिस्ट कर रखी होगी किन किन चीज़ों को हमने इमरजेंसी में डाल रखी है। तो प्लीज़ अगर या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर खुद ही आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में किस किस को हमने इमरजेंसीज में डाल रखा है, ये कि कौन कौन सी चीज़ें एनडीएमए के अंडर में है। तो यहाँ पे ऑल्दो हेल्थ तो अभी तक है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेन फोकस करना है कि डिजास्टर जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, उसी तरीके से ये हेल्थ को भी मैनेज करना ही इस जो है ये रिपोर्ट का जो है रिकमेंडेशन है। ठीक है, और इन्होंने मेनली बोला है कि अर्जेंट एक्शंस के लिए जितने भी हमारे हेल्थ एजेंसीज हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उन्हें ट्रेन करना होगा सबसे मेजरली। ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ के लिए हमारी जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट से मिला हुआ एक कमेटी बनानी होगी जो मेनली कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में काम करेगा। और इसका मेन काम क्या होगा कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है उसमें मॉनिटर करना, उसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नेंस में क्या है, फाइनेंस कितना करना है, किससे क्या कोलैबोरेशन करना है, ये सारा काम आपका जो है ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट करेगा। ठीक है, और इसके लिए इसके साथ साथ जो है स्ट्रेंथन सर्विलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें राइटर ने बताया है कि जो मेन सेवरल रिपोर्ट है, देखिए इसके साथ साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स ने भी बताया कि क्या क्या इशूज़ होते हैं। जैसे पेंडेमिक में भी हमने बताया होगा पिछले 50 साल में जिस तरीके से वायरस ने अटैक किया है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल अटैक
अटैक आपका ये 2019 का था, 2020 का पेंडेमिक का, ठीक है। इससे पहले भी हुए हैं, ग्लोबली भी हुए हैं, नेशनली भी हुए हैं, ठीक है। तो इन पे चीज़ें जो है हमें कर्व करना है आगे आने वाले टाइम पे। और इसी हेतु रिपोर्ट ने भी क्या प्रपोज किया है, हमें नेशनल बायो सिक्योरिटी, बायो सेफ्टी नेटवर्क्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस खोलने होंगे, उन पर रिसर्च करना होगा कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, स्पेसिफिक सेफ्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं ऐसे अगर बायोलॉजिकल कोई इमरजेंसी हो जाती है तो, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और चीज़ जो मेन बात करी है इस एपिडेमिक में, कि मेनली हमें जो है रिपोर्ट ने ये भी प्रपोज किया है कि बिल्डिंग एंड एपिडेलॉजी फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग जो है मॉडलिंग वर्क काम करना है यहाँ पे, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें जो भी इन्फेक्शन अगर आता है। जैसे आपको पता है कि 2020 का पेंडेमिक था ना, पता है आपको याद होगा, तो 2019 के नवंबर में जो है केस एक न्यूज़ रिलीज़ हुई थी कि चाइना में जो है एक जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, अगर आपको याद होगा। तो उस समय भी 19 में ही ये न्यूज़ आ रही थी, है ना। लेकिन इस चीज़ को ग्लोबली कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रखा गया था, और करते करते मार्च तक तो इंडिया में ही आ गए थे बहुत सारे केसेस। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट लेकर लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो चुका था तब तक, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो नेग्लिजेंस हमने पहले अब किया है वो अगली बार ना हो। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ताकि रिसर्च कर सके, प्रायोरिटी रख सके पैथोजेंस का डायग्नोस्ट करने का, उसका थेरेपिस्ट क्या क्या हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट्स के अंडर में जो है टैकल करी हैं। और इनमें मेनली फोकस किया था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, जो कि मेनली मेडिसिन का काम करता है, तो उसको जो है रिस्पॉन्सिबल दिया है रेगुलेट करने के लिए, किस तरीके से ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने, कौन कौन से हैं जो मेनली नीडेड है उस समय इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे भी रिपोर्ट आज के आउटब्रेक में भी बताया कि क्या क्या बताया है आने वाले अगर इमरजेंसी हो जाती है तो 100 दिन के अंदर में हमें क्या क्या फोकस करना है, किन किन रिसर्च पे फोकस करना है, हॉस्पिटैलिटी पे फोकस करना है, ड्रग्स मेडिसिन पे करना है, क्या पैथोजेंस है, क्या कौन कौन सी हैं, उनका फिनेंस, उनका गवर्नेंस, लोगों को किस तरीके से बचाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उस पर बताया गया है। आपका जो ये PPER यानी आपका पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिसको हम न्यू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना, ये पूछ सकता है कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक करता है या आपका गवर्नमेंट की कोई एजेंसी के नाम से, लेकिन ये नीति आयोग करती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है, देखिए मैंने बताया था कल आपको, एक स्वच्छ भारत मिशन पे जो है 10 साल हो चुके हैं, उस पर एक आर्टिकल था। देखिए आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर से ही शुरू हुआ था, है ना। गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे 150th ऑफ बर्थ एनिवर्सरी अभी जो रिसेंटली 2019 पे भी जो हुआ था उसमें भी बहुत बड़ा एक कैंपेन किया गया था, ठीक है। इस मिशन का मेन काम क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM जो है विलेज लेवल पे और अर्बन लेवल पे जो है साफ़ सफाई को मेंटेन रखना, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर के अकॉर्डिंग ये काम करता है, अंडर में काम करता है ये। इसका मेन एरिया था क्या था कि इंडिविजुअल टॉयलेट बनाना, कम्युनिटी टॉयलेट बनाना, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लीडिंग अवेयरनेस कैंपेन एम्ड एट बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना ही जो है स्वच्छ भारत मिशन का काम था, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन के लिए देखिए मेनली ओपन डिफेक्शन करके जो है इसमें सर्टिफाइड किया जा रहा था कि जो स्टेट्स, जो सिटी या जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं ओपन डिफेक्शन से मुक्त हो रहे थे, उन्हें जो है पूरी तरीके से एक जो है एक नोटिफाई किया जा रहा था कि जैसे फलाना फलाना सिटी जो है ओपन डिफेक्शन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ओपनली लोग टॉयलेट्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इसके अलावा मेनली काम इसका एक और ये था कि इंडिविजुअल टॉयलेट के साथ कम्युनिटी क्लस्टर टॉयलेट, स्कूल, आंगनवाड़ी में भी टॉयलेट्स को फोकस करना, सॉलिड वेस्ट स्पेसिफिकली जो इनऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, जो किचन वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, इन सबको जो है सही तरीके से मैनेजमेंट करना। और जो लिक्विड वेस्ट होता है जो मेनली वाटर के साथ डील करता है, उन्हें जो है लॉन्गर टर्म जो उससे जो प्रॉब्लम होती है उसे कर्व करना, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी जो है काफ़ी अच्छा खासा असिस्टेंस दिया था। नियरली 10,000 पर टॉयलेट जो है अंडर निर्मला भारत अभियान के तहत जो है बनाया गया। 12,000 जो है SBM के तहत बनाया गया। 2020 के अंदर जो है 2021 में क्या हुआ कि इस मिशन का पहला जो सेगमेंट है ना, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 जो है वो सक्सेस हुआ। और उसके बाद 2021 के बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वापस शुरू कर दिया। ये मेनली फोकस किस चीज़ के लिए था, ये था आपका गार्बेज फ्री सिटी, फेकल स्लज, प्लास्टिक वेस्ट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। याद रखिएगा 2.0 का टारगेट अलग था और स्वच्छ भारत मिशन 1 का टारगेट अलग था, ये रहा,
ठीक है। यहाँ पे मेनली कम्युनिटी टॉयलेट, इंडिविजुअल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बिहेवियरल चेंज था 1 में। ठीक है। अचीवमेंट जो है अभी तक अगर हम बात करें तो 10 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं, 6 लाख विलेजेस जो है ओपन डिफेक्ट अनाउंस हो चुका है। अर्बन इंडिया में भी बात करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेस आया है, 66 लाख जो टॉयलेट्स हैं कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं, है ना। स्पेसिफिकली ये ऑल्दो देखिए सेंटर कोर स्कीम है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है यूटीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया, स्टेट ने भी। सेंटर की तरफ से यहाँ पे जो है 62 करोड़ दिया गया है अर्बन को, ऑल्दो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, तो देखिए 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली कि इंडिया के अंदर में हर साल जो 3 लाख डेथ होता था सिर्फ और सिर्फ डायरिया और प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन के माल न्यूट्रिशन की वजह से, वो चीज़ रिड्यूस हुई है। ठीक है। और इसके अलावा 199 मिलियन केसेस ऑफ जो डायरिया एनुअली होता था वो कम हुआ है। इसके अलावा रिड्यूस हुआ है मेनली जो यूनिवर्सल यूज़ ऑफ सेफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हुआ है। और WHO ने और इवन नेचर के मैगजीन ने भी ये बताया गया है कि भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके वजह से इन्फेंट जो डेथ होती थी, यानी बच्चों की जो डेथ होती थी 60 से 70 हज़ार के आसपास, वो 2014 से 2020 में काफ़ी रिड्यूस हुआ है। ठीक है। और 53% हाउस होल्ड जो अर्बन हो चाहे रूरल हो, इन्होंने काइंड ऑफ एक लॉक्ड लैट्रिन जो है यानी बाथरूम जो है उनका यूज़ करना शुरू किया है। तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज चैलेंजेस, ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है लोगों के माइंडसेट में इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो देखिए ये आपका ये FNO जो वाला सेबी वाला था वो था इसमें। इधर एक आर्टिकल है सेफ्टी एंड फूड लॉस का। देखिए क्या हुआ है कि अभी आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले जब कावड़ यात्रा चल रही थी ना, तो उस समय भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फूड स्टॉल्स लगाई जाती हैं कावड़ की यात्रा में, तो उस समय बोला गया था कि आप लोग थोड़ा वेजिटेरियन को मेंटेन रखें। आपको पता है कि जैसे कावड़ के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे जो है प्योर वेजिटेरियन को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक। तो यहाँ पे अभी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो है फसाई के अंडर में, ठीक है, फसाई ऑल्दो जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली इन्होंने क्या अनाउंस किया है, इवन यूपी के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश ने भी, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी फूड स्टॉल्स होंगे ना, उनके ओनर्स को उन शॉप के, उन कार्ट के बाहर जो है उनका नाम और उनका एड्रेस, वो सारी ID प्रूफ जो है उन्हें पब्लिश करनी होगी, यहाँ पे प्रिंट लगाना होगा। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि भैया यहाँ पे प्रॉपर्टी किसका है, कहाँ से है ना, उनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या, ID पूरा जो है इन्हें यहाँ पे इस तरीके से पब्लिश करना होगा। ठीक है। तो यही इसमें जो है न्यूज़ है। अब देखिए बात आ जाती है कि देखिए वैसे फूड का जो मेंटेनेंस का काम है वो कौन करता है, फसाई करता है। तो फसाई क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बॉडी है। ये क्या करता है, पूरा रेगुलेशन करता है कि फूड जो है किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, सोल्ड, इंपोर्टेड, ये सारा काम फसाई के अंडर में होता है। और फसाई की अगर आप बात करोगे तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रूल 2011 के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है। स्पेसिफिकली ये पेटी फूड मैन्युफैक्चर जैसे कि स्मॉल स्केल फूड बिजनेस, हॉकर्स हो गया, वेंडर्स हो गया, स्टॉल्ड हो गए, इन सब में रेगुलेशन जो है आपका फंसा ही करता है। ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली है कि देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो ID के साथ अपना जो है ये सब कुछ आपका जो इंफॉर्मेशंस हैं, आप कहाँ से हो, क्या है आपका पूरा नाम, ये सारी चीज़ें आपके अपने कार्ट में जो है डिस्प्ले करना होगा। ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि क्या ये पावर जो फसाई के अंडर में है, ठीक है, फसाई तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है, तो क्या फसाई के अंडर में स्टेट जो है चेंजेस कर सकती है? तो यहाँ पे ये बताया कि फसाई का एक्ट जो है उसके तहत सेक्शन 94(1) क्लॉज ये कहता है कि अगर, क्योंकि देखिए फसाई डायरेक्टली काम वैसे करती है क्योंकि फसाई का जो पावर है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फसाई के परमिशन से जो है चेंजेस कर सकती है रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि क्या क्या वो चाहती है, लेकिन उसके लिए उसके पास फूड अथॉरिटी का जो है अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है। तो वो क्या क्या अप्रूवल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेक्शन 32 के तहत जैसे अगर कोई स्पेसिफिक उसे फूड कुछ चेंजेस करने हैं उसके ट्रेनिंग सर्वे प्रोग्राम्स के बारे में, तो फसाई की सेक्शन 32A क्लॉज के तहत करेगी, या फिर 30 का क्लॉज F के तहत अगर उसे जिसे ब्रॉड मैंडेट करना है कि भैया कि गवर्न कैसे करना है, कंसल्टेंट बताना है लोगों को, तो वो इस सेक्शन के अंडर करेगी। 94 के अंदर जैसे अगर उसे कुछ रिक्वायरमेंट है, उसे प्रिस्क्राइब करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग करेगी। देखिए ऑल्दो ये सेक्शंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने बारीकी से तो UPSC आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस में तो वैसे भी नहीं है ये। ठीक है।
लेकिन मेंस में पता है क्या, या प्री में जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में ये न्यूज़ में इसलिए भी हो गया ना क्योंकि 22 जुलाई को है ना, ऑल्दो जब कावट भी निकली थी ना, तो उस समय भी एक पिटिशनर ने फाइल किया था कि आपका ये कार्ड के ऊपर है ना फसाई के द्वारा किसी पर्टिकुलर नेम पर्सन के नेम को, उनके जो है उस समय तो ये भी था उनका पूरा नाम जो है कहाँ से है, ये सारी चीज़ें मेंशन करना था। तो यहाँ पे पिटिशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब पिटिशन फाइल किया गया तो पिटिशनर ने ये बोला कि आपके द्वारा या फसाई के द्वारा इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस या इस तरीके से जो है जो इंडिकेशन देना कि आपको अपना पूरा नाम पता सब कुछ आपको अपने कार्ड में बताना है, तो ये भैया कहीं ना कहीं 15 आर्टिकल 1 के तहत जो है डिस्क्रिमिनेशन है कि पर्टिकुलर आप किसी भी ग्राउंड पे जबकि रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपको कावट के टाइम पे वेजिटेरियन को मेंटेन करना है, और यूपी और हिमाचल वाले इलाके में जो है बहुत ज़्यादा इंटर रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं। कार्ड जो है कोई भी रिलीजन का जो लोग हैं वो लगा सकते हैं, तो वहाँ नॉन वेजिटेरियंस फूड मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो लेकिन यहाँ पे पिटिशन ने फाइल किया कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस करना ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ऊपर से जो है यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो कार्ड वगैरह होते हैं उन्हें बाइकआउट किया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो ये आर्टिकल 19(1) का एलिगेशन है जो कि ये देता है 19(1) का जी कि आप किसी भी प्रोफेशन को जो है अलाउ कर सकते हो, प्रोफेशन को कर सकते हो जो वायलेट नहीं करता है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और इसके अलावा जो है अनटचेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे बॉयकॉट किया गया, तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को जो है वायलेट कर रहा है। ये फंडामेंटल राइट्स को आपने वायलेट किया है कि आपने कि इस पर्टिकुलर कार्ड के पास नहीं खाना, इनके पास खाना है ना। तो यहाँ पे पिटिशन फाइल हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़ ऐसे भी आए थे कि खाने में जो है कुछ ऐसे चीज़ों को मिलाया जा रहा है जैसे ह्यूमन वेस्ट होता है, उन्हें मिलाकर जो है खिलाया जा रहा है लोगों को। तो इस चीज़ को एरेडिकेट करने के लिए इश्यूज़ ना हो और सेंसिटिव हो सकता है इन फेस्टिवल टाइम पे, तो इस वजह से यहाँ पे यूपी के गवर्नमेंट ने जो है ये फसाई वाला काम किया है। ठीक है, फसाई के अंडर में किया। और याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है फसाई को चेंजेस करने या फसाई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के, क्योंकि फसाई का सीधा काम किसके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है इसका पावर। लेकिन फसाई के अप्रूवल से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है। एक्चुअली अभी ना कानपुर में ना ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच चल रहा था। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बंदर आ गए। अब बंदर को भगाने के लिए क्या कर रहे थे, वो बंदर जो लोग हैं उनके खाना छील रहे थे। तो बंदर को भगाने के लिए स्पेशली जो रिसेस मंकी जो हमारे आसपास दिखते हैं है ना, उनके लिए इन्होंने क्या किया, स्टेडियम वालों ने लंगूर मंगवाया, क्योंकि ये बंदर लंगूर से डरते हैं। ठीक है, भागते हैं। क्यों भागते हैं, है तो ये सेम ही जीन के, लेकिन यहाँ क्या होता है लंगूर का थोड़ा जो फेस है उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है, इसकी जो टेल होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, फेस थोड़ा डार्क होता है ना, थोड़ा स्केयरिंग लगता है, तो बंदर इनसे डरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाया गया है। ऑल्दो अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्वायरमेंट में प्री में इंपॉर्टेंट है ये लंगूर जो आते हैं, ये अंडर कवर होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के द प्रिवेंशन क्रुएलिटी टू एक्ट 1960 के तहत। साइट्स में भी ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर में आता है। इसके अलावा इन्हें प्रोहिबिटेड किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो के द्वारा कि इनका यूज़ नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ में, है ना। और इवन G20 में भी इन मंकीज़ का यूज़ किया गया था। ठीक है, ऑल्दो देखिए अगर आप यहाँ पे इशू की अगर हम बात करें तो इशू ये आ जाता है कि भैया जो बंदर हैं वो इस तरीके से स्टेडियम में अंदर कैसे आ गए इतने लार्ज लेवल पे। तो बात आ जाती है कि देखिए सबसे बड़ी बात जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बन एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, जो मंकी के हैबिटाट हैं वो लॉस हुए हैं। भाई जब आप उनका हैबिटाट लॉस करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके हैबिटाट में अंडर में आएंगे, यानी आपने जो उनका हैबिटाट हड़पा है उस पर रहेंगे, है ना। यही तो बात है ना, रियलिटी तो यही है। तभी तो चाहे एलिफेंट में केरला का देख लो, आए दिन कहते हैं कि एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया ह्यूमन से, उन्होंने खेत बिगाड़ दिया। एक्चुअली खेत उन्होंने नहीं बिगाड़ा, आपने उनके कॉरिडोर के बीच में जो है अपने खेत अपने घर बसाए हैं। खैर, इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बताए हैं कि डैमेज कर जाते हैं क्रॉप वगैरह, और अर्बन स्पेस में भी जो है अटैक करता है, बाइट करता है इंसान को। ठीक है, तो ये इशू है। तो ओवरऑल आज आर्टिकल ये था। ठीक है, थैंक यू।